Very good morning to you all. And we were discussing about the government, its functions, the rights of the civilized जितने भी citizens हैं उन सब के क्या rights हैं, and how the common people can express their डिसकंटेंटमेंट फॉर देयर गवर्नमेंट. किस तरह से अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करके लोग अपनी असंतुष्टि को व्यक्त कर सकते हैं थ्रू द मीडिया, थ्रू द रैलीज, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, ऑल द थिंग्स दे कैन यूज़. सो how the government deals with all these things and how people are very much responsible for any kind of act, because first of all they are the one who choose their representatives और वो जाके लोगों के लिए वेलफेयर वर्क करते हैं. सो वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 3. नाउ द पॉइंट इज़ कन्फ्लिक्ट एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट. किस तरह से अलग अलग कन्फ्लिक्ट होते हैं, लोगों के बीच में मतभेद पैदा होते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में इश्यूज क्रिएट होते हैं. तो इसमें क्या रोल होता है गवर्नमेंट का व्हेन टू आर देयर इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. कोई भी विवाद हो, कोई किसी भी तरह का झगड़ा हो, कोई भी इश्यूज हो, देन हाउ द गवर्नमेंट डील्स विद इट. ओके, कई बार ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसे विवाद हैं जो लोगों के बीच में होते हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन, क्लासेस, सोशल बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग, धर्मों से आने वाले लोग, इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, मतभेद उत्पन्न होते हैं. तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट में कई बार ऐसा होता है कि लोग वॉयलेंट मीन्स यूज़ करने लगते हैं, लाइक दे स्टार्ट यूजिंग द मीन्स विच आर नॉट वेरी मच फेवरेबल, जो किसी को भी हर्ट कर सकता है, किसी की जान जा सकती है. तो इस तरह के वॉयलेंट मीन्स को रोका जा सके. ओके, सो पीपल शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ एक्ट्स, क्योंकि वायलेंस के कारण बहुत तरह की सफरिंग्स हो सकती है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, प्रॉपर्टी बर्बाद हो सकती है, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है. Then it also creates tension among the people who live in the affected area or whose near and dear ones have been injured. जो लोग इस violent acts में involved होते हैं उनकी पूरी फैमिली सफ़र करती है. प्लस मान लो आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ऐसा इशू हुआ और वॉयलेंट इश्यूज़ हुआ, तो फिर पूरा शहर इससे सफ़र करता है. देन इस तरह के कंडीशंस में गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रिंगिंग पीस. ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के विवाद को ख़त्म करे और शांति की स्थापना करे. ओके, एंड द पुलिस एंड द लोकल अथॉरिटीज़, ऑब्वियसली द पुलिस इज़ देयर टू सी द लॉ एंड ऑर्डर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. सो पुलिस और जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है इन टेकिंग द डिसीजंस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. एंड फॉर इंस्टांसेस, if a religious celebration or procession is likely to create tension in a certain area, then the police or the local leader may suggest a different venue or route. कि मान लो आपके घर के आसपास या उस एरिया जहाँ पे टेंशन्स है वहाँ से किसी जुलूस को क्रॉस करना है, कोई रिलीजियस जुलूस है, कोई ऐसी घटना है, कुछ ऐसा है जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ सकता है, टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि वो ये सजेस्ट करे कि कौन सा रास्ता लोगों को लेना चाहिए, कौन सा रास्ता नहीं लेना चाहिए, किस तरह से जुलूस निकालना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, conflicts are not always between the two religious groups or common ones or the authorities. कई बार जो conflicts हैं वो गवर्नमेंट के बीच भी होते हैं, between the state government and the government at the center. ठीक है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कोई इश्यूज़ हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में हुआ. ओके, जो काफ़ी दिनों तक पेंडिंग भी रहा, बहुत सारे डिस्कशंस होते रहे, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाया. देन एट द एंड 1990 में जो ट्रिब्यूनल सेट किया गया था इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसने अपना फाइनल वर्डिक्ट, अपनी फाइनल जो उसका डिसीज़न था वो 2007 में इसने सुनाया अपना फैसला कि किस तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट हो विद इन द टू स्टेट्स और द स्टेट एंड द सेंट्रल और एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट,
to sort it out, to maintain the peace, to maintain the normal conditions. It's all the responsibility of the government, and it's their role to just avoid any kind of confrontations. Okay, इक्वालिटी और जस्टिस, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, तो इक्वालिटी और जस्टिस ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ही की प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है. अगर इक्वालिटी ना हो और जस्टिस ना हो तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं बनता. द सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग. जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब की ये बराबर की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह के गवर्नमेंट के फॉर्म होने में अपनी भागीदारी को दिखलाएं. दे हैव द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द right of doing that. The evil practices of untouchability has been abolished. जो भी अछूत लोगों को मानना, छुआछूत मानना, सभी को ऊपर नीचे देखना, डिस्क्रिमिनेट करना, इस तरह की चीज़ों को अबॉलिश किया गया, क्योंकि in the eyes of the law all are the citizens of India and they all are equal. Okay, then the government has recognized the right to equality and special provisions. बहुत तरह के स्पेशल प्रोविजंस भी लोगों के लिए दिए गए, वैसे सोशल ग्रुप्स के लिए, वैसे लोगों के लिए जिनके साथ भेदभाव होता था. ठीक है, या इफ़ यू कैन थिंक अबाउट द विमेन, इवन नॉट इवन द पुअर क्लास और किसी खास कास्ट और सिस्टम से बिलोंग करने वाले लोग नहीं, कई बार विमेन के साथ या चिल्ड्रन के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्टन रूल्स बनाए. सो वन ऑफ दैट इज़ द आर्टिकल 7 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये बताता है कि all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of law. यानी कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो उसका क्या कहना है कि जितने भी लोग हैं वो सभी कानून की नज़र में, इन द आइज ऑफ द लॉ और इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर एंटाइटल्ड, उन सबको ये हक है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. यानी कि अगर आपके किसी राइट का वायलेशन होता है तो आपको आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए आप लॉ के पास जा सकते हैं कि मेरे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, एंड यू कैन गो अगेंस्ट दैट. ओके, सो दे ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. इंडिया में एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर, वो किसी भी सेक्स के से बिलोंग करते हो, मीन्स मेल हो फीमेल हो, एनी वन, द कलर, द कास्ट, द रिलीजन एट्सेट्रा, किसी भी तरह के बैकग्राउंड से आते हों, दे ऑल हैव द इक्वल राइट्स. ओके, और इसी से एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली रन किया जा सकता है. जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है. सो वी ऑल हैव to keep all these things and in mind. और सभी को जो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो इस डेमोक्रेसी को बनाता है, we should vote when you will be of the age of 18 years, then you will cast your vote also. तो ये चीज़ें लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में लाती है, एंड इट मेक्स यू सच अ मैच्योर्ड वन, ताकि आप ये फील कर सकें कि what you have to do, what your rights are. Okay, so this is the end of the 3rd chapter and we will discuss in the gist कि इस पूरे chapter में actually क्या था, the gist we will discuss in the revisions. So you go through all the pages and learn it. Okay, thank you.